नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में। और हम अपनी सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा सेक्शन 41 सीआरपीसी। दोस्तों, ये सेक्शन 41 कैपिटल ए सेक्शन 41 का ही एक्सटेंशन है। इसलिए अगर आप लोगों ने सेक्शन 41 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सेक्शन 41 का वीडियो देखें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में देता हूं, पहले वो क्लिक करें और सेक्शन 41 को समझ के आए, देन इस वीडियो पे आए दोस्तों, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि ये सेक्शन 41 का ही एक्सटेंशन है। क्यों एक्सटेंशन है इस बात को मैं बताता हूं कि ये सेक्शन जो 41 सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 उसका क्लॉज बी, उसके अंदर एक प्रोवाइजो लिखा है। उस प्रोवाइजो के आगे से ही शुरू होती है। मैंने पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि जो वर्ड उस प्रोवाइजो में यूज हुए हैं, सेम वर्ड सेक्शन 41 कैपिटल ए के सब सेक्शन 1 में यूज हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सेक्शन 41 सीआरपीसी का ही एक्सटेंशन है, तो उससे अलग इस सेक्शन को पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसका ब्रीफ मैं बताता हूं दोस्तों कि इसको कैसे ड्राफ्ट किया गया है। सेक्शन को सेक्शन 41 कैपिटल ए में 4 सब सेक्शन है, 4 सब सेक्शन हैं। सब सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। दोस्तों, पहली सब सेक्शन पुलिस ऑफिसर को बाउंड करती है। दोस्तों, यहां पे देखना दोस्तों, द वर्ड यूज हुआ है, द पुलिस ऑफिसर। ये द पुलिस ऑफिसर भी अपने आप में बताता है कि ये सेक्शन 41 कैपिटल ए पीछे वाली सेक्शन 41 का ही एक्सटेंशन है। दा का मतलब वो पुलिस ऑफिसर जिस पुलिस ऑफिसर के बारे में पीछे बातें हुई हैं, और पीछे थी सेक्शन 41। तो बिना 41 के समझे आप इस सेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो पहली सब सेक्शन पुलिस ऑफिसर को बाउंड करती है। किस बात के लिए बाउंड करती है? नोटिस इशू करने के लिए। एक्यूज पर्सन को नोटिस इशू करने के लिए सब सेक्शन 1 बाउंड करती है पुलिस ऑफिसर को। सब सेक्शन 2 उस पर्सन को बाउंड करती है जिस पर्सन को नोटिस इशू किया गया है। डिटेल अभी बताऊंगा मैं। सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4, इन दोनों सब सेक्शंस में अरेस्ट की पावर दी गई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन उठता है कि सब सेक्शन 3 में भी अरेस्ट की पावर, सब सेक्शन 4 में भी अरेस्ट की पावर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस समझने के लिए सब सेक्शन 2 एक बार मैं ब्रीफ बता देता हूं। सब सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने एक बार ये नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 41 कैपिटल ए का, तो सब सेक्शन 2 ड्यूटी बाउंड करती है उस एक्यूज पर्सन को जिसके लिए नोटिस इशू किया गया है कि वो नोटिस के अंदर लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करेगा एंड कंटिन्यू कंप्लाई करता रहेगा। एक बार कंप्लाई कर देने मात्र से ये सब सेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी। पहली बार जब नोटिस दिया गया तब भी कंप्लाई करेगा और हर बार कंप्लाई करता रहेगा। यह सब सेक्शन कहती है 2। और अब बात आती है कि अगर इन टर्म एंड कंडीशंस को एक्यूज पर्सन कंप्लाई करता रहता है तो अरेस्ट कैसे किया जाएगा, वो बताती है सब सेक्शन 3। और अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंटिन्यू कंप्लाई नहीं करता है एक्यूज पर्सन, तो अरेस्ट कैसे किया जाएगा, वो बताता है सब सेक्शन 4। तो दोनों की अरेस्ट में, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 की अरेस्ट में यही अंतर है कि कंप्लाई कर रहा है एक्यूज, नोटिस दिया गया, कंप्लाई कर रहा है उसको, तब भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। वो बताएगा सब सेक्शन 3 कैसे अरेस्ट किया जाएगा। अगर इस नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया किसी भी स्टेज पे, तो कैसे अरेस्ट करेंगे, वो बताएगा सब सेक्शन 4। तो इसको दोस्तों ये ध्यान रख लेना, मैंने पहले भी बताया था पहली वीडियो में, मैं फिर बताता हूं कि ये कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक आप अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं समझ लेंगे, जो इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में 2 हाईकोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, एक दिल्ली हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, उनको भी समझेंगे, तभी जाके ये कंप्लीट सेक्शन आएगी समझ में। ये मत समझ लेना
कि यहां पे जो वीडियो दिखाई जा रही है ये कंप्लीट आपने समझ ली तो सेक्शन 41A कंप्लीट समझ लिया? नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको वो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट कंप्लीट समझनी पड़ेगी, 2 हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी समझने पड़ेंगे, तभी आप कह पाएंगे कि आपने सेक्शन 41A को कंप्लीटली समझ लिया है। तो आप ये गलती मत कर देना, यहां पे जो मैं बातें कह रहा हूं जो सेक्शन 41A में लिखी हैं वही बातें बता रहा हूं, बट सेक्शन 41A को एक्सप्लेन किया है और तरीके से डिफरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है। उसके लिए अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, वो हम आगे आएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं, किन किन कंडीशंस में नोटिस देना है, किन किन कंडीशंस में अरेस्ट करना है, उसको मैं डिटेल से अभी यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों सब सेक्शन 1 पे आता हूं लौटकर, पहले हेडिंग बता देता हूं। सेक्शन 41A CRPC हेडिंग है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो पहली बात तो इसमें नोटिस दिया जाएगा सेक्शन 41A का, और वो अपीयरेंस के लिए दिया जाएगा। हेडिंग ऐसा कहता है, और कहां? पुलिस ऑफिसर। हेडिंग क्या है, थोड़ा ब्रीफ होता है बट उसकी डिटेल अंदर होती है, तो हेडिंग से कुछ बढ़ के आपको बॉडी के अंदर मिलेगा। इस सेक्शन के बारे में और मैं बताऊं आपको, तो ये सेक्शन इंसर्ट की गई सीआरपीसी में बाय एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009। इस एक्ट के द्वारा सीआरपीसी में इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया और ये फोर्स में आई। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 2012। 1/11/2010 से ये सेक्शन पिक्चर में आई है। दोस्तों जब ओरिजिनली 2009 में ये सेक्शन इंसर्ट की गई थी तो यहां पे वर्ड में था, इस सेल वर्ड की जगह पे वर्ड में था, लेकिन 2000 में अमेंडमेंट कर दिया और उस में वर्ड को रिप्लेस करके यहां सेल कर दिया है, बट स्टिल वो फोर्स में 1 नवंबर 2010 से ही आया है। तो सब सेक्शन 1 पे आता हूं, 4 सब सेक्शन है टोटल इसमें। सब सेक्शन नंबर 1 कहती है द पुलिस ऑफिसर सेल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन। मैंने यहां पर लिखा है डायरेक्टिंग द पर्सन के आगे डायरेक्टिंग द पर्सन सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। मैंने इसको बहुत छोटा किया है दोस्तों, ये यहां पे डाल के। क्यों डाला है मैंने ऐसा? क्योंकि डायरेक्टिंग द पर्सन के बाद में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सारे वर्ड्स वही हैं, वही सेंटेंसेस हैं जो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखे गए हैं। तो मैं ब्रीफली यही कह सकता हूं कि द पुलिस ऑफिसर सेल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन who has been classified or qualified under section 41 subsection 1 clause B। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तो सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी समझ नहीं आएगी। हालांकि ब्रीफ में यहां पे बताऊंगा, बट फिर भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 41 सेक्शन पढ़ लें जाके। तो पुलिस ऑफिसर को बाउंड किया गया है यहां पे कि वो नोटिस इशू करेगा उस पर्सन के लिए जो पर्सन सबसेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा है। और क्या डायरेक्शन देगा? डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम। क्या डायरेक्शन देगा उस नोटिस में? कि आपको मेरे सामने उपस्थित होना है। पुलिस ऑफिसर ये डायरेक्शन देके एक नोटिस इशू कर देगा बिफोर हिम, या तो अपने सामने बुलाएगा या फिर एट अदर प्लेसेस स्पेसिफाइड इन नोटिस। अगर अपने सामने की बजाय किसी और प्लेस पे वो बुलाना चाहता है पुलिस ऑफिसर, तो उस नोटिस में उस प्लेस को स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि आपको इस प्लेस पे अपीयर होना है। तो वो कौन कौन से प्लेस हो सकते हैं दोस्तों? वो कोर्ट हो सकता है, या किसी एक्सपर्ट के सामने बुला सकता है, किसी फोरेंसिक लेबोरेटरी में बुला सकता है। तो जैसी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, वो प्लेस पुलिस ऑफिसर को यहां पे नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो अदर देन अपने ऑफिस बुलाता है तो दोस्तों सबसेक्शन 1 इतनी सी ही बात कहती है कि पुलिस ऑफिसर को बाउंड कर दिया कि आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। बाउंड में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे सेल वर्ड यूज कर दिया है। पुलिस ऑफिसर सेल इशू अ नोटिस, नोटिस इशू करना ही पड़ेगा उसको। कंडीशंस क्या होंगी, वो कौन से पर्सन को करना पड़ेगा, वो ये सेक्शन पढ़ लेंगे, बताऊंगा ब्रीफ में भी।
और क्या डायरेक्शन देगा उसमें कि आपको मेरे सामने या नोटिस में लिखे गए किसी और प्लेस पर आपको अपीयर होना है, इतने बजे अपीयर होना है, इस डेट पे अपीयर होना है। दोस्तों मैं और एक बात बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नोटिस का फॉर्मेट तैयार किया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। उसी फॉर्मेट पे आपको नोटिस इशू करना होगा, उसमें डेट डालनी होगी, प्लेस डालना होगा, टर्म एंड कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं, वो टर्म एंड कंडीशंस आप मेंशन कर देंगे। और फर्दर आपको लगता है कि ये भी मेंशन करना चाहिए तो वो भी मेंशन आप उस नोटिस में कोई और टर्म एंड कंडीशन डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात ये रह जाती है कि जिन लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी और ना ही देखना चाहते हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा ब्रीफ भी कर देता हूं कि सब सेक्शन 1 ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन को क्वालिफाई किया हुआ है यहां पे कि ये कौन से पर्सन की बात हो रही है दोस्तों। तो ये वही पर्सन है जो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पे, जब आप सेक्शन 41 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है द पर्सन अगेंस्ट हुम, 3 बातें हैं, अगेंस्ट हुम जिसके खिलाफ अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, एक कोई रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है, या फिर उसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, वो पर्सन है ये, द पर्सन वो वाला है जिसके खिलाफ एक क्रेडिबल विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है पुलिस ऑफिसर को, या फिर तीसरी बात रीजनेबल सस्पिशियन है, रीजनेबल संदेह है, किन बातों का, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की, कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई, इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध किया है, ऐसी एक रीजनेबल कंप्लेंट आई, इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ऐसा रीजनेबल सस्पिशियन है पुलिस ऑफिसर को। और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में केवल वो ऑफेंस शामिल हैं जिनमें पनिशमेंट केवल और केवल 7 साल तक की है या उससे कम की सजा दी गई है। तो ये द पर्सन में ऐसा पर्सन है दोस्तों, ये बातें यहां पे लिखी गई हैं। और सब सेक्शन बी के अंदर यह भी लिखा गया है, और मैं दोस्तों फिर बताऊं आगे इसको, कि वहां पे प्रोवाइजो जो लिखा है वो प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोवाइजो के वर्ड भी यहां पे आपको मिलेंगे। प्रोवाइजो ये कहता है जब ये बातें पूरी हो जाएं कि वो कौन सा पर्सन है, तब प्रोवाइजो देखेंगे। फिर ये कंडीशन है, प्रोवाइजो में कंडीशन मेंशन की गई है। कहां का प्रोवाइजो है, वही सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी, वहीं पे प्रोवाइजो लिखा है। और वहां पे लिखा है प्रोवाइजो में, इन ऑल केसेस वेयर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन बोले तो ये वाला पर्सन, वेयर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। अरेस्ट रिक्वायर्ड है या अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, यह डिसाइड होती है दोस्तों सेक्शन 41 से ही। सेक्शन 41 के सब सेक्शन 1 उसकी क्लॉज बी और उसके अंदर 5 बातें लिखी गई हैं, उन्हीं से डिसाइड होता है कि अरेस्ट ऑफ दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड और अरेस्ट ऑफ दिस पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रोवाइजो ये कहता है, जो 41A के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अरेस्ट ऑफ दिस पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नॉट रिक्वायर्ड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और इसके अंदर 5 बातें जो लिखी हैं, उनमें से अगर कोई भी बात इस पर्सन पर अप्लाई नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि अब उस पर्सन को अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और सेक्शन 41A पिक्चर में आ जाएगी। और अगर अरेस्ट की रिक्वायरमेंट थी तो वहीं पे लिखा है दोस्तों कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है उसके रीजंस राइटिंग में लिखने के बाद। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इसकी जो थीम है वो चेंज हो गई है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार
के जजमेंट के आने के बाद। दोस्तों वो जजमेंट जुलाई 2014 में आया है, ये सेक्शन 2010 में ऐड की गई। तो 2014 के बाद इस सेक्शन की थीम चेंज हो गई है, वो आप जरूर समझना। तो नेक्स्ट वीडियो आप मेरी जरूर देखना। तो सेक्शन 41 को भी पढ़ लें, आप वीडियो देख लें जाके। तो ये हुई सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 ये कहती है, ब्रीफली जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि पहली सेक्शन बाउंड करती है पुलिस ऑफिसर को, दूसरी सेक्शन बाउंड करती है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया है। तो क्या बाउंड करती है दोस्तों? ये सेक्शन ये बाउंड करती है कि अगर आपको एक बार नोटिस इशू हो गया एक्यूज पर्सन को, तो वो पर्सन, इट शैल वर्ड यूज हुआ है यहां पे भी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस। उसको ड्यूटी बाउंड कर दिया सबसेक्शन 2 ने कि जो नोटिस आपको मिला है इसकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए बाउंड हो। और अगर वो बाउंड अब नहीं टर्म एंड कंडीशंस फॉलो करता है तो क्या होगा? बाउंड तो यहां से कर दिया, अगर वो बाउंड करता रहता है तो क्या होगा? और कंप्लाई करता रहता है टर्म एंड कंडीशंस को तो क्या होगा? और कंप्लाई नहीं करता है तो क्या होगा? दोस्तों कंप्लाई अगर वो करता रहता है तो सबसेक्शन 3 पिक्चर में आएगी, और अगर वो इन टर्म एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता है तो सबसेक्शन 4 पिक्चर में आएगी। तो पहले 3 ले लेते हैं। 3 क्या कहती है? 3 देखो यहां पे सबसेक्शन 3 में पुलिस ऑफिसर को बाउंड भी किया गया है और पुलिस ऑफिसर को एक ड्यूटी भी कास्ट की गई है। तो यहां पे दोनों चीजें हैं, यहां केवल पुलिस ऑफिसर को बाउंड किया गया था, यहां पे एक्यूज पर्सन की ड्यूटी थी। यहां पुलिस ऑफिसर्स को बाउंड भी किया गया है और उसकी पुलिस ऑफिसर की ही एक ड्यूटी है, वहां पे पावर दी गई है। यहां पे क्या है दोस्तों? वो कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन जिसको ये नोटिस दिया गया था वो उसको कंप्लाई करता है और करता रहता है, जैसा कि यहां पे बोला गया था कि कंप्लाई करेगा और करता रहेगा। अगर वो कंप्लाई करता है और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन ऑट टू बी अरेस्टेड, तो वो अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट की पावर आई यहां पे कि वो कंप्लाई कर रहा है तब भी अरेस्ट किया जा सकता है। बट वो रीजंस जिनकी वजह से उसको लगता है कि पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए, वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग और उसको अरेस्ट कर सकता है। बट दोस्तों इस बात को अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है, इसीलिए जब तक आप उसे नहीं पढ़ लेंगे यह सबसेक्शन 3 कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए अभी कंटिन्यू बने रहें और लास्ट में जब तक मेरा वो लेक्चर ना आ जाए तब तक ना माने कि ये सेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों यहां पे सबसेक्शन 3 में यही है, पहले उसको बाउंड किया है। दोस्तों ध्यान देना, पुलिस ऑफिसर को पहले बाउंड कर दिया है कि ही शैल नॉट, ही कौन है यहां पे? द एक्यूज पर्सन शैल नॉट बी अरेस्टेड इफ ही कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस। मैंने बताया पुलिस ऑफिसर को बाउंड किया गया है और एक ड्यूटी दी गई है। सबसेक्शन 3 की जो मेन बॉडी है वहां पे पुलिस ऑफिसर को बाउंड किया गया है, और जो इसके अंदर एक एक्सेप्शन है वहां पे पुलिस ऑफिसर को पावर दे दी गई है अरेस्ट की। तो बाउंड ये किया गया है कि अगर ये एक्यूज पर्सन इस नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करता है और कंप्लाई करता रहता है तो सेल वर्ड यूज कर दिया, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बाउंड तो ये कर दिया, लेकिन इसी में एक्सेप्शन दे दिया कि आप अरेस्ट भी कर सकते हो जबकि वो कंटिन्यू कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है और कंटिन्यू कंप्लाई कर रहा है, तब भी अरेस्ट कर सकता है पुलिस अफसर। यहां पे एक्सेप्शन दे दिया है, सबसेक्शन 3 में ही एक्सेप्शन है और लिखा है वहां पे कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है ऐसे एक्यूज पर्सन को जिसको उसने 41A का नोटिस दिया था, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई किया उसने और अभी भी कर रहा है, तब भी उसे अरेस्ट कर सकता है। अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो ऐसे रीजंस रिकॉर्ड करेगा जिनके कारण उसको लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए,
उनके रीजन्स रिकॉर्ड करेगा और फिर उसे अरेस्ट कर सकता है। यह सबसेक्शन 3 के अंदर ही एक एक्सेप्शन दिया है जो अनलेस वर्ड से शुरू होता है। अब कंडीशन आती है दोस्तों कि ये तो बात हो गई जब वो कंटिन्यू कर रहा था कंप्लाई, तब अरेस्ट की पावर आई। हालांकि पहले मेन बॉडी में उसको डायरेक्शन दी गई है पुलिस ऑफिसर को, ही शैल नॉट अरेस्ट, मींस कोशिश करेगा कि उसको अरेस्ट ना किया जाए 41A का नोटिस देने के बाद, लेकिन अनलेस करके लिखा हुआ है, एक्सेप्शन है कि फिर भी उसे लगता है तो वो अरेस्ट कर सकता है रीजन रिकॉर्ड करने के बाद। ये था जब कंटिन्यू कर रहा था, कंप्लाई कर रहा था। अब बात आती है कि ये जो यहां पे बाउंड किया गया था इसको कंप्लाई करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को, इस नोटिस की, अगर उनको कंप्लाई करने में वो एक्यूज पर्सन फेल हो जाता है तो उसकी अरेस्ट कैसे होगी? उसकी अरेस्ट होगी सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 4 यही कहती है, अरेस्ट इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस। तो दोस्तों सबसेक्शन 4 ये कहती है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहती है कि अगर एक्यूज पर्सन को नोटिस दिया गया 41 कैपिटल ए का और उसकी कंडीशंस, नोटिस की कंडीशंस को उसने कंप्लाई नहीं किया, तो वो पुलिस ऑफिसर ऐसे कोर्ट्स के ऑर्डर का ध्यान रखते हुए, जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अरेस्ट कर सकता है। अब बात उठती है दोस्तों कि वो ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ऐसे क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं जिनको पुलिस ऑफिसर को ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां पे वर्ड यूज हुआ है कि पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट द पर्सन व्हेन द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, और वो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स of the court which may have been passed। अब ऐसे क्या ऑर्डर हो सकते हैं दोस्तों, और किस कंडीशन में वो कंप्लाई नहीं कर रहा है? तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, देखो हेडिंग है इस सेक्शन का, नोटिस फॉर अपीयरेंस। दोस्तों मान लो कोर्ट में गया हुआ था एक्यूज पर्सन और उसको कहीं प्रोटेक्शन दे रखी है कोर्ट ने, तो आईओ उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है, तो कौन सा नोटिस देगा? 41A CRPC का नोटिस देगा। उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखेगा कि आपको इतने बजे यहां पे आना है, ये नहीं करना है, ये करना है। अब ये मान लो दोस्तों कि कोर्ट ने उसको अरेस्ट से प्रोटेक्शन दे रखी है, लेकिन नोटिस जो दिया गया उसको उसने पालन नहीं किया, नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं किया, तो क्या करेगा आईओ? अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? अब तो वही कहता है कि कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा, अगर कोर्ट ने अरेस्ट पे स्टे कर रखा है, प्रोटेक्शन दे रखी है अरेस्ट से, तो डायरेक्ट तो अरेस्ट नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर। वो कोर्ट के पास जाए, कोर्ट को सारी कंडीशंस बताए कि हमने ये नोटिस दिया, आप कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे रखी है, हमने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, बट इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हमने ये नोटिस दिया, ये टर्म्स लिखी नोटिस में, तो इनको कंप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्रोटेक्शन है इसको हटा दें, अगर बेल दे रखी है उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें ये एक्यूज पर्सन अब अरेस्ट करना है। ये कहती है सबसेक्शन 4। तो दोस्तों सेक्शन 41 कैपिटल ए CRPC लगभग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यह कंप्लीट तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट को नहीं पढ़ लेते हैं। आप तब तक इस सेक्शन को अधूरी ही मानिएगा और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 41 कैपिटल ए अब आपको समझ आ गई होगी। शुरू कहां से होती है? 41A का एक्सटेंशन है, प्रोवाइजो से आगे बढ़ती है। इस प्रोवाइजो के जो वर्ड लिखे हैं वही वर्ड सेक्शन 41 कैपिटल ए में लिखे गए। आप बेयर एक्ट में पढ़ लें, मैंने यहां पे ब्रीफ लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प करेगा।
और बेसिक समझने के लिए हेल्प करेगा। एक बार रिपीट कर दूं, सब सेक्शन 1 पुलिस ऑफिसर को बाउंड करती है एक्यूज पर्सन को नोटिस देने के लिए उन कंडीशंस में जब उस पर्सन की अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी की 5 बातों में लिखी गई है। और अगर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं थी तो पुलिस ऑफिसर को बाउंड कर दिया कि आप नोटिस इशू करोगे। तो दूसरी सब सेक्शन कहती है कि अगर एक्यूज पर्सन को नोटिस इशू कर दिया गया तो वो बाउंड है कि उस नोटिस में लिखी टर्म्स को कंप्लाई करेगा और कंटिन्यू कंप्लाई करता रहेगा। दोस्तों, अगर इन टर्म्स को वो कंप्लाई करता रहता है तो पुलिस ऑफिसर को बाउंड किया गया है सब सेक्शन 3 में कि आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। और इसी सब सेक्शन में एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आपको अरेस्ट करना है, आपको लगता है कि उसे अरेस्ट करना चाहिए, तो उसके रीजन रिकॉर्ड करो और आप उसे अरेस्ट कर सकते हो। और सब सेक्शन 4 ये कहता है कि ये जो टर्म्स लिखी थी यहां एक्यूज को बाउंड किया गया था उन्हें कंप्लाई करने के लिए, अगर उसने वो फेल हो जाता है किसी भी स्टेज पे कंप्लाई करने के लिए, तो जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अरेस्ट कर सकते हैं। मींस मेरा मानना है कि आप कोर्ट से परमिशन लेके आएंगे तभी आप उसको अरेस्ट करेंगे, और ये बातें आगे के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 41 कैपिटल ए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो लैंडमार्क जजमेंट जिससे ये सेक्शन कंप्लीट होगी। तो इस सेक्शन को, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल मत समझ लेना कि ये सेक्शन आपको प्रैक्टिकल के लिए समझ में आ गई है। थ्योरी के लिए आपको पक्का यही लिख दें चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आप अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, आप अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको वो जजमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। इवन आप पब्लिक हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि उस जजमेंट में क्या लिखा है और ये सेक्शन आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं सभी को एक टिप्स देना चाहूंगा। आजकल हमारे यहाँ पे साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एटीएम से रिलेटेड काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो मैं दोस्तों आज एक आपको टिप देना चाहता हूँ, जो आप उस टिप का अगर यूज करें तो साइबर फ्रॉड के शिकार होने से आप बच सकते हैं, स्पेशली एटीएम के लिए। तो एटीएम के लिए एक सिक्योरिटी पिन की ज़रूरत होती है, 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वो सिक्योरिटी पिन का यूज करें, चाहे एटीएम में करें, चाहे पेट्रोल पंप पे करें, चाहे किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करें, दुकान पे करें, तो आपने अपना पिन डालते समय एक हाथ ऐसे रखें ऊपर डिवाइस के ऊपर, कीपैड नंबर पैड के ऊपर, और उसके नीचे से आप ऐसे करके अपना पिन दबाएं। आप मान लो कि आपकी पिन को चोरी करने के लिए या तो कैमरा लगाया हुआ है, या कोई खड़ा है, या फिर ऊपर से कहीं से भी छिप के कोई देख रहा है, इसलिए आप ऐसे हाथ रखें और ऐसे करके पिन उसके अंदर डालें, और जब पिन पड़ जाए तो पैड को आप ऐसे रब कर दें। इतनी सी टिप्स अगर आप दोस्तों याद रखेंगे तो 50% चांसेस हैं कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, और गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, तो आप पक्षियों का भी बड़ा ध्यान रखें, पौधों का भी ध्यान रखें, उनको पानी देते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया है अच्छे से समझ आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।